ओके, डोंट वरी, ये जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको बाद में मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप बाद में कभी भी ऑफलाइन भी इस लेक्चर को वहां पे ओपन करके सुन सकते हो, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस क्लोज सिस्टम। बच्चे, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। Yes, sir. So let us discuss this closed system. A system which can exchange energy but not matter. Okay, with the surroundings. I am audible? Yes, sir. Yes, sir. So closed system में open system में क्या था? कोई बताइए प्लीज, ओपन सिस्टम में क्या था? अभी बताया मैंने। Matter Change with The surroundings. heat exchange दिया ओके 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 ओके। आरजू आरजू आरजू, क्लोज सिस्टम में क्या है? क्लोज सिस्टम में क्या है बताइए? तो ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। अब यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होगी बट मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, इसे हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। सो अ गैस सिलेंडर हैविंग कंडक्टिंग वॉल फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन एंड हीटेड बाय ए बर्नर। अगर कोई इस तरह का सिस्टम है, गैस है, सिलेंडर है, जिसमें वॉल उसकी कंडक्टिंग है, ठीक है, और उसके साथ हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है जो मूवेबल है, और मूवेबल पिस्टन होने की वजह से क्या होगा, वो क्या करेगा, मूव करेगा। अब इसकी डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये सिस्टम। सपोज इस तरह से हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में ये है हमारा मूवेबल पिस्टन, ठीक है, लाइक दिस। और ये जो इसकी वॉल है, ये वाली वॉल्स, ये वॉल जिनको मैं कर्व कर रहा हूं स्प्रिंग की तरह, ये वाली जो वॉल है, ये सारी की सारी वॉल यहाँ पे वो कह रहा है कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए। ओके, और अगर ये कंडक्टिंग वॉल है, कंडक्टिंग का मतलब यहाँ पे अगर मैं इसे हीट सप्लाई दूंगा यहाँ से, तो ये क्या करेगी, कंडक्टिंग है तो ये हीट को अंदर पहुंचा देगी। तो नेचुरली यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है अंदर गैस पार्टिकल्स को। जो अंदर गैस पार्टिकल्स हैं उनको हीट एनर्जी मिल रही है। तो हीट एनर्जी मिलने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एनर्जी मिलने से गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सपैंड करेंगे, और गैस मॉलिक्यूल एक्सपैंड होने पे ये जो है सारे के सारे हमारे पिस्टन्स हैं ये मूव करेंगे अप की तरफ। और अगर मैं इसको बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे अप्लाई करूंगा तो फिर से हमारे गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कंप्रेस होंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब हो क्या रहा है, ये पूरा का पूरा जो चैम्बर है, ये पूरा का पूरा चैम्बर जो है ये सील्ड चैम्बर है। सिर्फ इसमें एक मूवेबल पिस्टन है जो अप डाउन मूवमेंट कर सकता है, जिसकी वजह से गैस हमारी एक्सपैंड कर सकती है या फिर हमारी कंप्रेस हो सकती है। लेकिन यहां से मॉलिक्यूल्स कभी भी बाहर नहीं जा सकते, एटमॉस्फेयर में शेयर नहीं होगा, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स यहां से बाहर नहीं जा सकता। सो यहाँ पे एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है बट मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। सो दिस इज ए क्लोज सिस्टम। ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस आइसोलेटेड सिस्टम। सो ए सिस्टम विच कैन नीदर एक्सचेंज एनर्जी, ना तो वो एनर्जी एक्सचेंज करता है और ना मैटर, और ना ही वो मैटर एक्सचेंज करता है। सो उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसकी फर्स्ट एग्जांपल दे रहा है यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या है हमारा, यूनिवर्स में हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत कुछ है। जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ बिग बैंग के बाद, वो वैसा का वैसा ही है, सिर्फ वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है उसे हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह
हीट कर सकते हैं, उसमें एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही, जहां पे जितनी एनर्जी है वो वैसी की वैसी ही है, ठीक है, ना ही मैटर कहीं एक्सचेंज हो रहा है। एक मिनट, ये जो एग्जांपल है ना, इसको आप यहां से निकाल दो, यूनिवर्स की एग्जांपल को निकाल दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये यूनिवर्स की एग्जांपल यहाँ से निकाल दो। मुझे डाउट है इसमें कि ये आइसोलेटेड सिस्टम में है या नहीं है। ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैटर एक्सचेंज करती हैं और एनर्जी भी एक्सचेंज करती हैं, इसलिए ये एग्जांपल आप यहाँ से निकाल दीजिए। ये किसी ने लिखा हो यहाँ पर गलत। ओके, आप बताइए आइसोलेटेड सिस्टम की कोई एग्जांपल बताइए जिसको पता है कुछ। एनी आइडिया? Thermos flask. थर्मोफ्लास्क, उसमें क्या होगा? Sir, there is no transfer of heat. सर जो हमने ये मैटर सर, ना ही मैटर का ट्रांसफर होता है और ना ही हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे हम अगर गर्म चाय थर्मस फ्लास्क में रख देते हैं तो वो वैसी की वैसी ही रहती है। बट वो कितनी देर तक रहती है? और पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसका एक टाइम है ना। बिल्कुल तो हम उसको आइसोलेटेड नहीं बना सकते, तो लिटिल बिट तो रहती है वो। ओके, यही मैं आपसे सुनना चाहता था कि उसे हम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं कर सकते। समझ आया? सो इट मींस वी कैन मेक ए सिस्टम व्हिच इज आइसोलेटेड, बट परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम हम नहीं जनरेट कर सकते। इसे हम कहते हैं आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम और परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बन सकता कभी भी। समझ आया? यस सर। यस सर। आइसोलेटेड सिस्टम होगा वो, बट देयर एग्जिस्ट सम लिमिटेशन। उस सिस्टम की कुछ लिमिटेशन रहेंगी, ठीक है। वो कितनी देर तक आइसोलेट रह सकता है वो डिपेंड करेगा उस सिस्टम को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया है, या वो सिस्टम कैसा है, उस चीज पे, उसके पैरामीटर, उसके फिजिकल पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करेगा आइसोलेटेड सिस्टम। बट अगर हम कहें कि आइडियली या परफेक्टली कोई आइसोलेटेड सिस्टम इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, तो वो नो, उसका आंसर होगा नो। क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाती हैं, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम कहां पे क्रिएट हो सकता है? आउटसाइड द यूनिवर्स। यूनिवर्स के ऊपर आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट हो सकता है, जहां पर वैक्यूम है, या वहां यहां पर कभी भी हम किसी चीज को छोड़ दें, वो फॉर एवर वहां पे वैसी की वैसी ही रहे, कुछ उसमें ना हो, लेकिन उसकी शेप में शायद चेंजेस ना आए, बट उसके टेम्परेचर में, उसके प्रेशर में वहां पे भी चेंजेस आ जाएगा कभी ना कभी। सो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमने स्टडी किया अभी तक। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम इसे। हमने स्टडी किया सिस्टम, सराउंडिंग, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सो नेक्स्ट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, सो सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, ये सारा कुछ हमने क्लियर कर लिया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्मल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि अगर कोई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है और उसके जो पैरामीटर्स हैं लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अगर टाइम के साथ वो सारे के सारे पैरामीटर चेंज नहीं होते तो वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो सेम यही वही डेफिनेशन है यहां पर भी लिखी हुई। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। A system is said to be in thermal equilibrium if the macroscopic variables like pressure, volume, temperature, mass and composition और internal energy जो भी होगी उसकी, describe the state of thermodynamical system do not change with time। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, with time। टाइम के साथ उसमें चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अगर चेंजेस आ जाती हैं तो वो एक थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर।
Yes, sir. Yes, sir. नाउ Yes, sir. थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम को भी हम फर्दर 3 टाइप्स में स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। अगर मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, सो फॉर ए सिस्टम टू बी इन ए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अगर कोई मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, सो देयर शुड बी नो अनबैलेंस्ड फोर्स, no unbalanced force acting on any part of the system। ये कैसे समझ सकते हैं, यहां पे मैं साइड पे आपको डायग्राम बना के समझाने लगा हूं। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है और एक फोर्स इस तरफ लग रही है। ठीक है, लेट दिस फोर्स बी F1, दिस फोर्स बी F2 and this force be F3। अब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ये जो हमारा सिस्टम है लेट सिस्टम बी A। अब जो हमारा सिस्टम A है ये हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन कंडीशन उसकी एक रहेगी, इस पे जो इसने लिखा है नो अनबैलेंस्ड फोर्स, इट मींस अगर ये बैलेंस्ड फोर्स है सारी की सारी, तो F1 इज इक्वल टू F2 के बराबर होना चाहिए, और F2 किसके बराबर होनी चाहिए, F3 के बराबर। 3 के। अगर ये तीनों फोर्सेस बराबर इस पे एक्ट कर रही हैं पार्टिकल A पे, ठीक है, अगर यहाँ पे ये इक्वली एक्ट कर रही हैं इस पार्टिकल A पे, तो हम कह सकते हैं दिस सिस्टम इज इन अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन सर वो फोर्सेस डायरेक्शन भी तो ऑपोजिट में होनी चाहिए, तभी तो वो बैलेंस्ड होंगी। देखो, सही कहा आपने, फोर्स की डायरेक्शन भी एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो हम डायरेक्शन की बात करते वक्त हम ये नहीं देखते कि वो डायरेक्शन यहाँ पे है तो ये ही डायरेक्शन की बात करेंगे, हम देखते हैं कि ये डायरेक्शन का इफेक्ट किस किस डायरेक्शन में पड़ रहा है। तो हम हर बार जब भी हम, आपने ये 12th में भी स्टडी किया होगा, जब भी हम किसी वेक्टर के मतलब इफेक्ट को स्टडी करना शुरू करते हैं, हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं कंपोनेंट्स में, करते हैं ना रिजॉल्व कंपोनेंट्स में। तो रिजॉल्व क्यों किया जाता है उसे? रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है हम देखें कि उस पर्टिकुलर वेक्टर का इफेक्ट हर तरफ कितना है। तो अगर इसका इफेक्ट इधर इतना है, इधर इतना है, इधर इतना है, तो उसके कंपैरिजन में इस वेक्टर का इफेक्ट यहाँ जो भी होगा वो इसको बैलेंस करेगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से ये सारी की सारी जो फोर्सेस होंगी ये बैलेंस होंगी। क्लियर? सो तब अगर ये बैलेंस होती है तो ही हम इसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर ये बैलेंस नहीं है, अगर इनकी डायरेक्शन, अगर सपोज इसकी डायरेक्शन इधर है, ये इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ एक फोर्स होनी चाहिए, इसके बिल्कुल 180 डिग्री पे, F3 के 180 डिग्री पे फोर्स होनी चाहिए, तभी वो बैलेंस होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे F1 है तो इधर एक बैलेंस फोर्स होनी चाहिए, अगर ये है तो इधर एक बैलेंस फोर्स होनी चाहिए, तो जाके ये बैलेंस होंगे। नो डाउट डायरेक्शन भी इनकी हमें देख के करना है, लेकिन मैंने कहा इट इज जस्ट एग्जांपल। यहाँ पे हम वेक्टर या रेजोल्यूशन करके, इनकी वेक्टर रिजॉल्व करके हम इसे स्टडी कर सकते हैं। बट जहां पे भी हमारी बैलेंस फोर्स होगी वहां पे इस तरह से डायग्राम होगी कि उसके वेक्टर भी और उसकी डायरेक्शन, सब कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों बैलेंस्ड होंगे, तभी वो बैलेंस्ड फोर्स कंसीडर होगी। ठीक है, कंसेप्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में एक ही बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पर फोर्स अगर किसी सिस्टम पे बैलेंस्ड है तो ही वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर नो अनबैलेंस्ड फोर्स, इट मींस अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है वहां पे, तो वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें, ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट द सेम टेम्परेचर, चाहे वो सिस्टम है चाहे वो सराउंडिंग है, अगर दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे है तो हम उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर ले लिया, बीकर में वाटर डाल दिया, जैसे पहली एग्जांपल जो हमने ली थी, ये 60 डिग्री पे है, ये 37 डिग्री पे है। आफ्टर सम टाइम अगर दोनों का टेम्परेचर 37 हो जाता है तो हम कहेंगे बोथ आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम। 37 नहीं होगा, जब इनको ऐड करेंगे तो कुछ और ही इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा टोटल बनेगा हमारा 97।
तो 97 डिवाइडेड बाई 2 करो तो जो भी टेम्परेचर निकलेगा वो होना चाहिए हमारा सिस्टम का और सराउंडिंग का। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम एंड आल्सो नो मूवमेंट ऑफ एनी केमिकल कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। अब केमिकल केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस करते हो, स्टडी करते हो रिएक्शंस, किसी मटेरियल में बीकर में या टेस्ट ट्यूब में कभी कुछ डालते हो कभी कुछ डालते हो, रिएक्शन करके देखते हो। अब वो कह रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कब हमारे पास आएगी, जब नो केमिकल रिएक्शन विद इन द सिस्टम एंड आल्सो नो मूवमेंट ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मूवमेंट बंद हो जाए तो हम उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Let's see. So this is the zeroth law of thermodynamics. So before moving towards the zeroth law, let me show you आपने अभी तक क्या स्टडी किया। एक तो आपने स्टडी कर लिया हमारे पास यहाँ पे सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एक चीज। फिर उसके बाद आपने टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, देन उसके बाद आपने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में भी स्टडी कर लिया, थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम जिसे हम कहते हैं। नाउ दिस इज द न्यू टॉपिक जिसे हम कह रहे हैं, क्या है ये? Zeroth law. zeroth law of thermodynamics। ठीक है, सो zeroth law of thermodynamics में क्या है, कोई रीड करेगा इसे? The zeroth law of thermodynamics states that if two bodies A and B are separately in thermal equilibrium with a third body C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. ओके, वेरी गुड। तो देखो बेटा, पहली बात ये कि इसे जीरोथ लॉ क्यों कहा जाता है। हालांकि हमारे पास फर्स्ट लॉ भी है, सेकंड लॉ भी है, थर्ड लॉ भी है, बट इसे हम कह रहे हैं जीरोथ लॉ। ऐसा इसलिए, मैंने अभी आपको पहले जब प्रिलिमिनरी स्लाइड्स दिखाई थी उसमें मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ये जो दोनों लॉज हैं, अर्लियर जब हम ओल्ड क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो जोल्स, थॉमसन और कॉर्नॉट जो साइंटिस्ट थे, उन्हें सिर्फ इन दो लॉज की नॉलेज थी, फर्स्ट लॉ की और सेकंड लॉ की नॉलेज थी उन्हें, सेकेंड लॉ की। बाकी जो थर्ड लॉ था और जो फर्स्ट लॉ था, इसके बारे में उन्हें वहां पे अभी तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी, किसी तरह का कोई उन्होंने रिसर्च नहीं किया था उस पे। तो आफ्टर दी 18th और 19th सेंचुरी, जब बहुत सा ज्यादा और रिसर्च निकल के सामने आई, तो उन्हें एक ऐसा लॉ मिला, बेसिक लॉ डिस्कवर हुआ, जिस लॉ की प्रॉपर्टीज नेसेसरली हमें फर्स्ट लॉ से पहले स्टडी करनी पड़ती हैं। ठीक है, जो मतलब बेसिस था इन दोनों लॉज का, इन दोनों लॉ का भी एक और बेस बन के निकला। ठीक है, एक ऐसा लॉ स्टडी हुआ बाद में। अब हम उसे थर्ड लॉ नहीं कह सकते थे क्योंकि वो लॉ बेसिकली फर्स्ट लॉ का भी बेसिक था। ठीक है, अब जो बेस होता है उसे हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं, है ना, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ ऑलरेडी फेमस हो चुका था। लेकिन बाद में ऐसी डिस्कवरी हुई कि एक ऐसा लॉ मिला जो फर्स्ट लॉ का भी बेसिक था, तो उन्होंने कहा अब हम उसे फर्स्ट तो कह नहीं सकते बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है, तो इसे हम चेंज नहीं कर सकते कि भाई फर्स्ट लॉ सेकंड है, सेकंड फर्स्ट है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो अभी लॉ डिस्कवर हुआ है, बेशक ये फर्स्ट लॉ का से भी बेसिक है, इसे हम क्या कहेंगे, जीरोथ लॉ कहेंगे। तो इसकी डिस्कवरी बाद में हुई है, लेकिन है ये फर्स्ट लॉ से भी बेसिक। That is why we can call this as a zeroth law. Okay? Yes, sir. So जैसे स्टेटमेंट अभी बच्चे ने एक ने पढ़ी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या स्टेट करता है, टू बॉडीज A
एंड बी, अगर कोई दो बॉडी सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, डायग्राम बना के समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में मेरे पास ये एक सिस्टम यहाँ पे है और एक सिस्टम यहाँ पे है, और एक ये थर्ड सिस्टम है। ये है मेरे पास ए सिस्टम एंड दिस वन इज द बी सिस्टम। अब वो लिख रहा है ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो ए है ये और बी ये दोनों अलग अलग इक्विलिब्रियम में है। इसका अलग इक्विलिब्रियम है, इसका अलग इक्विलिब्रियम है। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री। ना तो इसका 30 से कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ना ही ए का टेम्परेचर 40 डिग्री से कम होगा ज्यादा होगा, तो ये भी इंडिविजुअली अपने अपने सिस्टम में ये भी इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब ये दोनों सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम है। एक थर्ड सिस्टम सी किसे, ये जो सी सिस्टम है ये इसके साथ भी इक्विलिब्रियम में है और इसके साथ भी इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। ठीक है, यहां से ये वाली जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल है बिटवीन ए एंड सी, और यहाँ पे ये वॉल कंडक्टिंग है बिटवीन बी एंड सी। तो जो भी टेम्परेचर चेंजेस हैं वो ए और सी में हो सकती हैं, बी और सी में हो सकती हैं, बट ए और बी में चेंजेस नहीं हो सकती। लेकिन लॉ कहता है कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बट ए और बी आपस में अगर बेशक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, आफ्टर सर्टेन टाइम ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। समझ आ रही है? यस सर। क्लियर? Yes, sir. मैं यहां पे इसका फ्लो डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं। ए इज नॉट इक्विलिब्रियम विद बी, ठीक है, बट ए इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, और दूसरी कंडीशन है इसमें बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी। सी। ए भी इक्विलिब्रियम है सी के साथ, बी भी इक्विलिब्रियम में सी के साथ, ओवरऑल ए और बी इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब ये दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, तो आपको जब इन दोनों को कंबाइन करोगे ए और बी भी क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। अगर मैथमेटिकली समझाना हो तो हम ऐसे समझा सकते हैं इसे। इज इट क्लियर? यस सर। सो ये है हमारा जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ की एक छोटी सी डेरिवेशन भी है, ठीक है, तो जो डेरिवेशन है वो हम कल स्टडी करेंगे। आज टाइम आपका हो गया खत्म, ठीक है? यस सर। ओके, तो आज हमने क्या स्टडी किया? आरजू और बाकी जो भी है कोई बता दो, आज आपने क्या क्या स्टडी किया, बता दो एक बार सबको। सर आज हमने स्टडी किया कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं, हाँ जी, और सिस्टम जो कि एक बाउंड्री से सेपरेटेड होता है। हाँ जी, हेलो, हाँ जो हाँ, एक बाउंड्री समझे। से सेपरेटेड होता है वो एक सिस्टम होता है, और उसके जो आसपास वाली चीजें हैं वो सारी होती हैं उसकी सराउंडिंग्स। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम भी हमने स्टडी किया था। टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ा, कौन टाइप्स कौन ऑफ सी सिस्टम। टाइप्स थी फिर उसकी? उसमें पढ़ा टाइप ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम। यस, फिर उसके बाद हमने थर्मल इक्विलिब्रियम स्टडी किया। थर्मल इक्विलिब्रियम स्टडी किया। हाँ, और फिर उसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था। यस यस थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। यस यस, उसके Then बाद हमने after- जीरोथ लॉ पढ़ा। यस, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ फिर हमने उसके बाद स्टडी किया। अब जीरोथ लॉ की आज मैंने सिर्फ आपको क्या पढ़ाई है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। ठीक है। कल हम इससे जीरोथ लॉ से रिलेटेड इसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, उसे हम ड्राइव करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टेटमेंट के साथ वो कैसे हमारा बैलेंस हो जाता है डेरिवेशन, ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू तो सर। टोटल थैंक यू सो मच सर। 67 अटेंडेंस। हाँ 67 स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं। मेरे पास यहाँ पे सभी की प्रेजेंस आ रही है 67 की। लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। रिकॉर्डिंग लेक्चर को मैं ओपन करके बाद में यहाँ पे आपके नाम नोट करके आपकी अटेंडेंस यहाँ से कर लूंगा। बट याद रखिए
66 या 67 बच्चे इस वक्त प्रेजेंट हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। ओके और Yes, sir. आपकी सेक्शन में 111 स्टूडेंट हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, 111 स्टूडेंट हैं इस सेक्शन जी में। लेकिन अभी यहाँ पे जो हमारी सेक्शन है इसमें सिर्फ अभी एट प्रेजेंट जितने बच्चों ने अटेंड किया है वो है टोटल 66 स्टूडेंट। सर